आप सुन रहे हैं प्रभुदयाल मंठैया की लिखी गई कहानी हैप्पी न्यू ईयर। नए आय अधिकारी ने सुधा को आज बेरंग चिट्ठी सा लौटा दिया था। केवल 15 मिनट ही लेट हुई थी वह, और वह भी घर से ऑफिस आते समय लूना की तिलियों में दुपट्टा फंस जाने के कारण। गनीमत थी कि आज दुपट्टा गले में वैसे ही झूल रहा था और पहियों की गति के साथ सरसराता हुआ तिलियों में लिपट गया। कहीं हमेशा की तरह आज भी फंदा बनाकर गले में बंधा होता तो वह पीठ के बल सड़क पर चारों खाने चित गिरती और दंदनाते वाहनों के नीचे कुचलकर उसके प्राण पखेरु ही उड़ गए होते। उफ, साल का पहला ही दिन अशुभ, ऐसा मनहूस, इतना तनावपूर्ण, प्राण घातक। मगर महाभारत की तैयारी एक ही दिन में तो नहीं हो गई थी, और ना द्रौपदी का चीरहरण ही युद्ध का एकमात्र कारण था। कुल कलह की कालिमा काल के गर्भ से चली आते थे, जब महाबली भीम और पराक्रमी दुर्योधन ठीक से नाक पहुंचना भी नहीं जानते थे। कल छुट्टी होने से कुछ समय पहले तथाकथित नए आए अधिकारी ने पूरे स्टाफ को नव वर्ष की बधाई पेशगी देते हुए कहा था कि नए साल के पहले दिन से हमारे कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी ठीक 10 बजे अपनी अपनी सीट पर कार्य शुरू करेगा। किंतु स्टाफ ने पूर्व अधिकारियों के आदेशों की भांति हमेशा की तर्ज पर इस आदेश को भी लाइटली दिया था, क्योंकि समय की पाबंदी पर अब तक लगाए गए सभी अंकुश बौथरे साबित हुए थे और लोग बाग अपनी सुविधा अनुसार घूमते घुमाते 11 सवा 11 बजे तक दफ्तर पहुंचते थे। हैप्पी न्यू ईयर की उमंग में कल देर रात तक बिल्डिंग में हंगामा होता रहा। ऊपर नीचे की 7 मंजिलों के लोगों ने खाने पीने और नाच गाने का सामूहिक आयोजन किया था। सुधा का पति राकेश इस आयोजन का नायक था। उसी के प्रस्ताव पर बिल्डिंग के लोग तैयार हुए थे। होटलों के महंगे और औपचारिक मिलन से उभय लोग इस अभिनव प्रयोग के लिए सहमत तो हुए, किंतु इस शर्त पर कि आयोजन की समस्त जिम्मेदारी राकेश संभालेगा। साधारण नए नक्श वाला चंचल राकेश हीरो बनने के चक्कर में सारी जिम्मेवारी उठाने को सहमत हो गया था। उसने इस विषय में सुधा की राय जानने की जरूरत नहीं समझी थी। साल की आखिरी रात को लोग खूब नाचे कूदे, सबने जमकर पी और खाते खिलाते उस सीढ़ी तक उतर आए जिस पर लोग अपनी चमचम को फ्रिज में भूलकर दूसरे की रसमलाई और खस्ता कचौरी को अधिक स्वादिष्ट समझने लगते हैं। छोटे बच्चे थक थकाकर सो गए थे और बुजुर्गों को मौज मस्ती के नाम पर चोली गान ने सिर झुकाकर चले जाने पर विवश कर दिया था। अन्य युवकों की भांति राकेश भी तो घर की मुर्गी छोड़ चोरी के गुड़ में मधुमक्खी सा लिपटा जा रहा था। आज के पुरुष प्रधान समाज में औरत के होठों पर हंसी की हल्की सी चमक भी बेहयाई की संख्या पाती है, जबकि पुरुष का आखंड कीचड़ में धंसना भी हाई सोसाइटी के नाम पर खुले दिमाग और स्वतंत्र विचारों का द्योतक है। रात के 1 बजे तक पटाखे छूटते रहे, लोग गाते रहे, बजाते रहे, नव वर्ष की बधाई देते और लेते रहे। जब सुधा किसी तरह राकेश को खींच खांच कर लाई तब रात के 2 बज रहे थे। आधी पची बोतल अब भी उसके हाथ में थी। राकेश नशे में धुत था और सुधा थकावट से चकनाचूर। पूरा घर कबाड़ खाना बना हुआ था। किचन में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। सुधा ने चाहा कि सब निपटा दे, मगर शरीर तैयार ही नहीं हुआ और वह कटे पेड़ सी बिस्तर पर गिर गई। वह सोचने लगी, कभी कभी क्या हो जाता है राकेश को, अच्छा भला इंसान शराब पीकर वहशी क्यों बन जाता है। वे अपनी मान मर्यादा भूलकर ऐसी हरकतें करने लगता है कि दिल छटपटा उठता है। मरी चुईया सी शर्मी नहीं बेशर्मी, इसे पता नहीं उसमें क्या नजर आता है ऐसा कि वह उसी में घुसता चला गया। उसका शर्मा भी तो वैसा ही बेशर्म है। वह ऊपर वाली जाहिरा से ही चिपकने की कोशिश करता रहा। कहा गया कि बिल्डिंग वाले जाति धर्म का भेदभाव भूलकर नए साल का जश्न मिलजुल कर इकट्ठे मनाएंगे। सर्व धर्म और भाईचारे का विचार कतई बुरा नहीं है, मगर इंसान के अंदर छिपा शैतान यह सपना पूरा कहां होने देता है। औरत को देखते ही तो पागल कुत्ते की तरह उसकी लार टपकने लगती है। मगर राकेश को इस पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत थी। अपने घर में नया साल मनाने से क्या नया साल दरवाजे से वापस लौट जाता। लेकिन राकेश भी तो मर्द है। सुधा ने करवट बदलकर राकेश को देखा। वह हाथ पैर फैलाकर बेसुध पड़ा था। उसके पास ही टेबल लैंप के नीचे सुधा को टिक टिक करता अलार्म दिखाई दिया। 3 बज गए थे। अचानक उससे अपने ऑफिस की याद आ गई। चिंता से उसका मन भारी हो गया। सुबह तो 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना है।
उसने उठकर 6:30 बजे का अलार्म लगाया और 2 घूंट पानी पीकर फिर लेट गई। लेकिन आज तो नींद जैसे उसकी आंखों से रूठ गई थी। पलकें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने भूत नाचने लगते थे और आंखें खोलते ही विचारों की बाढ़ आ जाती थी। उसकी इच्छा हुई कि वह राकेश को जगाए, लेकिन उसकी लस्त पस्त हालत देखकर उसने विचार बदल दिया। यदि वह उसे जगा देती तो बहुत संभव था कि वह खिंच उठता और मार पीट पर उतर आता। कितनी ही बार तो ऐसा हो चुका है। उस दिन वह इस बात पर झल्ला उठा था कि सुधा ने राकेश के दोस्तों को अपने घर में महफिल के लिए मना कर दिया था। राकेश अपने दोस्तों के साथ कहीं और पीकर आया और घर आते ही सुधा पर बरस पड़ा। तू मेरे दोस्तों को अटेंड नहीं कर सकती? घर में मेरे साथ 4 आदमियों के बैठने से तुझे तकलीफ होती है? तेरे बाप का घर है क्या? घर तो तुम्हारा ही है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। और मैं भी इंसान हूँ। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन तो आराम मिलना चाहिए। लेकिन संडे का पूरा दिन तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी में निकल जाता है। सुधा ने समझाने के स्वर में उत्तर दिया। आराम के अलावा करती ही क्या हो? घर हो या ऑफिस, औरतें गप्पे मारकर ही तो टाइम पूरा करती हैं। काम के नाम पर तो जान निकलती है सबकी। 11 बजे जाना और 3 बजे भाग आना। ऑफिस में भी तुम जैसे मर्दों का ही हुक्म चलता है, जो औरतों से ना जाने क्या क्या उम्मीदें करते हैं। लेकिन जब मर्द केवल ऑफिस का ही काम करते हैं तो औरतों को भी घर तक ही सीमित रहने देना चाहिए। मगर नहीं, घर का काम तो औरतें करेंगी, साथ ही उसे मर्द के बराबर कमा कर भी लाना चाहिए। तुम क्यों नहीं सुबह उठकर झाड़ू पोंछा धोना मांजना करते? मैं तुम्हारा नौकर हूँ। तुम बड़ी आराम से सोती रहो और मैं तुम्हें बैठी बनाकर पिलाऊं? नौकर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे बराबर कमाती हूँ, लेकिन फिर भी घर का सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ। 7 बजे तुम्हें बिस्तर पर चाय पहुंचाती हूँ, तुम्हारा सेब का सामान तैयार करके रखती हूँ, कच्चा बनियान मोजे रुमाल धोती हूँ, जूते पॉलिश करती हूँ, कपड़े इस्त्री करके रखती हूँ, सुबह का नाश्ता और दोपहर का टिफिन तैयार करती हूँ। घर की साफ सफाई, रसोई का काम, कपड़े धोना सब मेरे ही जिम्मे क्यों? क्योंकि इन सब के लिए ही मर्द शादी करके औरत को घर लाता है। वह अपने पांवों में बेड़ी इसलिए पहनता है क्योंकि उसे घर आने पर सब कुछ तैयार मिले। तो फिर औरत को घर के काम काज तक ही सीमित रहने दो। उसे नोट छापने की मशीन क्यों बनाते हो? हमारी संस्कृति में तो औरत का घर ही दहलीज लांघना भी पाप है। वह गृह लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है। उसे क्यों पुरुषों के बराबर प्रतिस्पर्धा में उतारते हो? औरत की कमाई को वेद शास्त्रों में भी घृणित माना गया है और वास्तव में औरत की कमाई में उतनी बरकत नहीं है जितना सुख उसके गृहस्थी संभालने में है। घर परिवार में सीमित रहकर औरत अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। भाषण अच्छा दे लेती हो, यही एक चीज तो सीखी है तुमने, लेकिन सच्चाई ये है कि औरत घर में बैठना ही नहीं चाहती। स्वावलंबन के नाम पर वह खुद भीड़ में घुसी है, दिन में हजारों से मिलती है, लाखों को निपटाती है। नए नए फैशन और होटलों के चस्के ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया है। वरना जो औरतें सर्विस नहीं करती, क्या उनके परिवार भूखे मरते हैं? औरतों को सड़क पर लाने में पुरुषों का ही षड्यंत्र है। तुमने मेरी नौकरी लगवाने के लिए मेरे पिताजी को कितना मजबूर किया था। तुम तो मेरी नौकरी ना होने की वजह से सगाई तक तोड़ने पर उतर आए थे। तुम्हें क्या मालूम इस नौकरी के लिए मेरे पिताजी को क्या कुछ करना पड़ा था, लेकिन तुम फिर भी खुश नहीं हो। नौकरी करती हो तो क्या मुझ पे एहसान करती हो? क्या तुम घर में नहीं रहती, खाना नहीं खाती, महंगी महंगी साड़ियां नहीं पहनती? तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या था? लेकिन तुम्हें बस में धक्के ना खाने पड़े, इसलिए तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने लोना लेकर दी। लेकिन तुम्हें फिर भी संतोष नहीं। कभी स्कूटी और कभी काइनेटिक की फरमाइश करती रहती हो। अगर नौकरी नहीं करोगी तो क्या तुम्हारी फरमाइशें तुम्हारे पिताजी पूरी करेंगे? देखो राकेश, मेरे पिताजी का नाम मत लेना, मैं कह देती हूँ। वह छटपटा उठी। नहीं तो क्या कर लोगी? सामने की सामने जबान चलाती है। राकेश ने क्रोध में उबलते हुए कहा और उसके साथ ही वह उसे अंधाधुंध मारने लगा। फिर उसे होश नहीं रहा कि सुधा को कहां लगी। वह रात भर फर्श पर पड़ी रोती रही। वह दृश्य याद करके सुधा का मन कड़वाहट से भर गया। उसने एक बार फिर उसकी ओर पलट कर देखा। वह हाथ पांव फैलाए अस्त व्यस्त पड़ा था। शराब की बदबू से उसका पूरा शरीर सड़ रहा था। सुधा उठकर बालकनी में गई। सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई थी। सैलानी कुत्तों की चैन पकड़े घूमने जा रहे थे। दूध के बूथ पर भी काफी भीड़ जमा थी। वह कुछ देर खड़ी खड़ी लोगों को देखती रही, फिर मन मारकर अंदर आई और रसोई की सफाई में लग गई। 7 बजे चाय बनाकर उसने राकेश को जगाया, मगर उसने उठते उठते भी 8 बजा दिए। सुधा को दोबारा चाय बनानी पड़ी। राकेश ने उसे नहाई धोई देखकर आश्चर्य से पूछा, क्या रात भर जागती रही हो? नहीं, अभी उठी हूँ। उसने झूठ बोला। तुमने कहा आधा घंटा बाद उठाना, तो मैं नहाने चली गई। यार, रात कुछ ज्यादा हो गई।
उसने चाय का सिप लेते हुए कहा। नहीं, कोई खास ज्यादा नहीं, अलबत्ता मिसेस शर्मा का नशा कुछ ज्यादा जान पड़ता था। ओह नो यार, तुम्हारे सामने बेचारी मिसेस शर्मा कहाँ लगती है? मैं तो जस्ट फॉर कंपनी सेक। मुझे तो तुमने किसी भाव भी नहीं पूछा, एक कोने में बैठी बस तुम्हें देखती रही। तो आप पूछ लेते हैं डार्लिंग। राकेश ने चाय का प्याला मेज पर रखकर उसकी ओर बाहें फैला दी। ना बाबा, माफ करो, यदि आप झटपट उठकर तैयार हो जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज नए साल के पहले दिन से मुझे रोज 9:45 बजे ऑफिस पहुंचना होगा। सुधा ने उत्तर दिया और रसोई की ओर जाने लगी। क्यों, तुम्हारे ऑफिस में कोई नया कानून आ गया है क्या? कानून नहीं, ऑफिस से नया आ गया है। उसका ऑर्डर है कि पूरा स्टाफ ठीक 10 बजे अपनी अपनी सीट पर काम शुरू करेगा। शायद उसकी घरवाली नौकरी नहीं करती, इसलिए उसे पता नहीं कि औरतों की जान को कितने झंझट हैं, मगर जब नौकरी करनी है तो उसका हुक्म भी मानना पड़ेगा। सुधा ने कहा। कोई सिरफिरा आदमी लगता है या फिर नया नया ऑफिसर बना होगा, लेकिन उस पर दोनों ही बातें लागू नहीं होती। खासा पढ़ा लिखा अच्छा अनुभवी आदमी है, न जाने अब तक कितने घाट का पानी पी चुका है। फिर तो भाई का एड्रेस गलत हो गया, अगर मेरे दफ्तर में आता तो उसे मजा चखाता ऐसे ऑर्डर का। राकेश ने कठोर शब्दों में कहा। हाँ जी, आपका क्या कहना, मुझे तो उसके अंदर ही नौकरी करनी है, इसलिए मेहरबानी करके झटपट तैयार हो जाओ, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। देख लेना अगर तुम लेट हो गए तो मैं सबको छोड़ छाड़ कर भाग जाऊंगी। सुधा ने हंसते हुए कहा और रसोई में चली गई। ठीक 9:30 बजे सुधा घर से निकली। राकेश ने अभी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए तय हुआ कि घर की चाबी वह ले जाएगा और शाम को जल्दी घर आ जाएगा। राकेश को यह अच्छा नहीं लगा था, लेकिन रात की झिझक में वह चुप रह गया। सुधा अभी अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर दूर थी। अचानक उसका दुपट्टा लूना की ताड़ियों में फंस गया और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। वह गिरते गिरते बची। उसके पीछे बाइक पर आ रहे युवक ने उसका दुपट्टा जैसे तैसे ताड़ियों से निकाला और हौसला देकर उसे दफ्तर भेज दिया। मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अपना फटा दुपट्टा छिपाती हुई घबराई से अंदर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। पूरा स्टाफ अपनी अपनी सीट पर उपस्थित था। ऑफिस में पूर्ण खामोशी थी। हैप्पी न्यू ईयर मिसेस सुधा भारती। मिसेस मेहता ने उसके पास पहुंचने पर एक भाई मिश्रित चेतावनी भर स्वर में कहा। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो मिसेस मेहता। सुधा ने घबराए स्वर में उत्तर दिया। फिर तो नव वर्ष की शुभकामनाओं की जैसे छड़ी लग गई। तनावपूर्ण खामोश वातावरण में जैसे हलचल उत्पन्न हो गई थी। सुधा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उसके सहकर्मी उसे विश करते रहे। मैं भी प्रत्येक का अभिवादन करती हुई 10:30 बजे साहब के पास नववर्ष की शुभकामना देने के लिए पहुंच पाई। साहब ने पूरे उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए नववर्ष की शुभकामना दी और साथ ही मेज पर रखा डिब्बा दोनों हाथों से उठाकर उसे मिठाई प्रस्तुत की। सुधा को कुछ साहस हुआ। होठों पर छेप छिपाती मुस्कान लाकर उसने अटेंडेंट रजिस्टर मांगा तो साहब ने कहा, आई एम सॉरी मिसेस भारती, यू आर ऑन लीव टुडे। बट सर, आज नए साल के पहले दिन। आई एम वेरी सॉरी, मैंने कल ही पूरे स्टाफ को बता दिया था कि 10 बजे का मतलब 10 बजे। आज तो आप अवकाश पर ही रहेंगे। सर सॉरी, पंक्चुअलिटी की कीमत पर कोई रियायत नहीं। निराश सुधा चैम्बर से बाहर आ गई। पूरे स्टाफ का ध्यान उधर ही लगा हुआ था। मिसेस मेहता ने दबे स्वर में पूछा, क्या हुआ? बड़ा अड़ियल आदमी है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। कहता है आज तुम्हारी छुट्टी। अब कहाँ जाऊं? आज तो घर की चाबी भी राकेश के पास है। सुधा ने भारी गले से उत्तर दिया। क्यों, वह चाबी क्यों ले गए? किसे पता था कि ऐसा होगा? वे अभी तैयार नहीं हुए थे और मैं 10 बजे ऑफिस पहुंचने के चक्कर में 9:30 बजे घर से निकल गई थी। लेकिन सुभाष चौक पर मेरा दुपट्टा लूना के पिछले पहिए में फंस गया और मैं बाल बाल बची। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने अपना दुपट्टा दिखाया। थैंक गॉड, आज तो सचमुच ही तुम बाल बाल बची हो। ऑफिस आवर्स सड़कों पर क्या हाय तौबा रहती है। दुपट्टे की बात तुमने उसे बताई? कोई फायदा नहीं, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। राकेश के ऑफिस में फोन करके घर की चाबी मंगवाती हूँ, उसने कहा और फोन की ओर पड़ गई। किंतु राकेश के ऑफिस से पता चला कि वह साहब के साथ मीटिंग में गया हुआ है और निश्चित नहीं कि वह कब तक वापस आएगा। सुधा हताश सी फिर मिसेस मेहता के पास आकर बैठ गई। तभी चाय वाला आ गया। चाय के बहाने 1-2 लोगों ने सुधा के पास आकर अंदर बाहर की जानकारी ली और उसे इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सलाह देकर अपनी सीट पर चले गए। मगर अकेली सुधा कोई प्रतिकार न कर सकी। चाय पीकर उसने अपना पर्स उठाया और ऑफिस से बाहर आ गई। कुछ देर में खड़ी खड़ी सोचती रही, फिर गाड़ी लेकर जवाहर नगर की ओर बढ़ गई।
लगभग 1 बजे राकेश का फोन आया। फोन सुनने वाले ने खड़े होकर 6 केबिन आगे सुधा की सीट खाली देखकर अंदाजे से बता दिया कि मैडम तो आज ऑफिस आई ही नहीं, क्योंकि जब वह 10 बजे पहुंचा था तब तक सुधा ऑफिस में नहीं आई थी और जब 10:05 पर बॉस ने हॉल में खड़े होकर पूरे स्टाफ को नव वर्ष की बधाई देकर मिठाई खिलाई थी, उस समय तक भी मैडम नहीं पहुंची थी। फिर सब अपनी अपनी सीट पर चले गए और हाजिरी रजिस्टर बॉस ने अपने चैम्बर में मंगवा लिया था। राकेश को चिंता हुई, वह उसी समय घर के लिए भागा, मगर सुधा घर नहीं पहुंची थी। उसने आस पड़ोस में पता किया किंतु वह कहीं नहीं थी। उसने पास के पब्लिक बूथ से एक बार फिर सुधा के ऑफिस में पता किया। इस बार उसे बताया गया कि वह दफ्तर में लेट पहुंची थी, इसलिए आज उसे घर भेज दिया गया है। राकेश ने सुधा की कुछ सहेलियों के घर भी पता किया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। वह परेशान होकर घर लौट आया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा, किंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता था उसकी परेशानी भी बढ़ती जाती थी। इस बीच वह बाजार का भी चक्कर लगा आया। रात की थकावट और हैंगओवर से सर भारी था ही। अब सुधा की चिंता ने उसे और परेशान कर दिया था। उससे तनाव से मुक्ति के लिए रात की बची बोतल में से पैक बनाया और धीरे धीरे सिप करने लगा। शाम के 6 बजे सुधा घर पहुंची तो राकेश बालकनी में खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्से की तमतमाहट। कहाँ गई थी? कर्कश स्वर में पूछा था राकेश ने। पिकनिक मनाने। दिन भर की खिंच और झुंझलाहट से भरी सुधा ने भी रोकेपन में उत्तर दिया। किसके साथ? था कोई चाहने वाला, इसलिए आज ऑफिस में नहीं गई? हाँ, नहीं गई ऑफिस। तो बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? हमेशा की तरह आज भी चुपचाप चली जाती। मैं कौन सा तुम्हारे ऑफिस में इंक्वायरी करने जाता हूँ? आज तक तुम्हारे ऑफिस में मैंने जब भी फोन किया है तो एक ही उत्तर मिलता है कि मैडम चली गई है। कहाँ जाती हो भगवान जाने। वाह रे मर्द, सुधा ने घृणा एवं वृत्तृष्णा से जोर से कहा। औरत चाहे आदमी के पीछे जान दे दे, मगर आदमी उसके बलिदान में भी स्वार्थ ढूंढ लेगा। औरत अपना सरसब सौंप कर भी मर्द की विश्वास पात्र नहीं बन सकती। ऑफिस पहुंचने की हड़बड़ी में घर से निकली थी। रास्ते में मेरा दुपट्टा गाड़ी के पहिए में फंस गया और मैं मरती मरती बची। किसी तरह ऑफिस पहुंची तो साहब ने बेरंग लौटा दिया। मैंने तुम्हें फोन किया, मगर पता चला कि तुम मीटिंग में गए हो और ना जाने कब वापस लौटोगे। इसलिए मैं रेणु के घर चली गई। कल रात तुम्हारी खुशी के लिए रात भर मैं सोई नहीं थी। खाना खाकर जरा लेटी तो मुझे नींद आ गई। उसने 5 बजे मुझे उठाया तो मैं बिना चाय पिए ही चली आई और तो ये देखो मेरा दुपट्टा। वह रोने लगी। जगह जगह से छलनी हुआ दुपट्टा उसके हाथों में फैला था। राकेश को कोई उत्तर नहीं सूझा। वह अपना गिलास उठाकर बेडरूम में आया और लाश पैक बनाकर खिड़की के पास खड़ा होकर डूबते सूरज को देखने लगा।